दरअसल बात आज वक्फ बोर्ड को लेकर करेंगे, क्योंकि संशोधन कानून लागू होने जा रहा है। और एक तरह से आप ये समझिए, अगर आसान भाषा में आपको समझाएं, आसान शब्दों में आप समझने की कोशिश करें, तो वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसे और भी ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। 2 नॉन मुस्लिम लोगों की एंट्री वक्फ बोर्ड में होगी, यानी कि 2 हिंदू लोगों की एंट्री वक्फ बोर्ड में होगी। इसके अलावा महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। इसको लेकर सरकार ये कह रही है कि जिस तरह से पुनर्गठन होगा, नॉन मुस्लिम लोगों की एंट्री होगी, 2 नॉन मुस्लिम ये लोग होंगे, महिलाओं को राजनीतित्व इसमें मिलेगा, उनकी भी हिस्सेदारी इसमें होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, इससे बोर्ड में सुधार होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार एक तरफ सुधार और पारदर्शिता का दावा कर रही है, वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर हमारी धार्मिक स्वायत्तता में दखल अंदाजी क्यों की जा रही है। क्या जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो संविधान के अनुरूप है? इन्हीं को लेकर आज हम सीधी बात करने वाले हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और सवाल ये है, जब सुधार या सरकारी दखल को लेकर प्रश्न किया जा रहा है, तो फिर सवाल ये बन जाता है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। मुद्दा क्या वाकई सुधार का है या फिर वोट का? नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना, और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़े। देखिए, वक्फ नियमावली में संशोधन जो हुआ है, आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को भी उस कमेटी में रखने के लिए संशोधन हुआ है। जो वक्फ नियमावली में जो आपके सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी आते हैं, खाली मुसलमान ही उस कमेटी में रहा, तो जो अदर धर्म के लोग हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनको भी रखने का प्राविधान नई नीति में है। ये है बदलाव। देखिए, ये अनलॉफुल फैसला है। सीधी सी बात है कि जिस बोर्ड में, चाहे हमारा काशी विश्वनाथ का बोर्ड हो, राम मंदिर का बोर्ड हो, क्या यहाँ पे सिख समाज से कोई हो सकता है? मुस्लिम समाज से कोई हो सकता है? क्या दानिश अंसारी उनके मेंबर हो सकते हैं? जब नहीं हो सकते तो आपका यहाँ क्या काम है? सीधा सा मकसद ये है कि उम्मीद पोर्टल के जरिए वक्फ का रजिस्ट्रेशन फेल्ड कराया गया। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 40% प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगी, जो 6 महीने का समय था। तो सीधा मकसद ये है कि सरकार वक्फ की जो बड़ी लैंड प्रॉपर्टीज है उसको लूटना चाहती है। देखिए, ऐसा है कि जो वक्फ एक्ट 2025 आया था, और इसमें कोर्ट ने भी ये सवाल किया था कि भाई जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड है तो इसमें हिंदुओं की क्या ज़रूरत है? क्या आप हिंदू जो ट्रस्ट बोर्ड बने हुए हैं उसमें आप मुसलमानों को रखेंगे? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से हिंदू एंट्री की बात कही जा रही है, इसको लेकर किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे अनलॉफुल करार दिया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आप एक धर्म में दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो क्या ठीक इसी तरीके से जो मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा आदि हैं, इनमें भी मुस्लिम लोगों की एंट्री कराई जाएगी? सवाल लाजमी है। जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, और क्या जो बदलाव किए जा रहे हैं वो संविधान की भावना के अनुरूप हो रहे हैं, जिस तरीके से तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन्हीं को लेकर आज हम सीधी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो सुलगते सवाल भी आपके समक्ष जरा डिटेल्ड में रख देते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होगी। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री से पारदर्शिता बढ़ेगी या विवाद बढ़ेगा? इसको लेकर एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। दूसरा बड़ा सवाल, पुनर्गठन से वक्फ बोर्ड में सुधार या धार्मिक मामलों में दखल दे रही सरकार? यह भी एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात होगी, सवाल पूछे जाएंगे कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व जो देने की बात हो रही है, वो असली सशक्तिकरण है या फिर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक संदेश है?
क्या वक्फ संशोधन कानून से करोड़ों की वक्फ संपत्तियों में जवाबदेही आएगी? जिस तरीके से तमाम मामले बंदरबाट के सामने आते हैं, हेरा फेरी के सामने आते हैं, क्या उसको लेकर भी जवाबदेही आएगी? वक्फ बोर्ड में बदलाव सामाजिक समावेश का कदम या फिर 2027 की राजनीति, इसको लेकर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं को लेकर आज हम सीधी बात करेंगे। एक एक कर हमारे मेहमानों से परिचय भी आपका करा देते हैं। आर.के. मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हाजी नाजिम खान को आप देख रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। राकेश सिंह परमार जी को भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। और आर.के. मिश्रा के साथ शुरुआत करते हुए, मिश्रा जी, बदलाव की बात तो कही जा रही है, लेकिन सवाल इसके साथ ये भी उठ रहे हैं कि ये जो बदलाव की बात आप कह रहे हैं, जो जो बातें आप गिना रहे हैं कि ये चेंजेस किए जाएंगे, क्या इसी तरीके से मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में, इन सब में भी बदलाव होगा या कहानी सिर्फ वक्फ तक ही सीमित है? देखिए मोनिका जी, यहाँ पर जिस तरह से इस कानून को लाया गया है, मुझे लगता है कि एक सामाजिक न्याय को एक सुनिश्चित करने के लिए का जो ये प्रयास केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार, जिसमें मध्य प्रदेश का जिस तरह से उन्होंने वहां पर एक वक्फ का पुनर्गठन किया है, उसमें जिस तरह से जो मेंबर बने हुए हैं, उसमें खास करके चाहे वो गैर मुस्लिम हो और मुस्लिम के अंदर में महिला की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी सुनिश्चित की गई है, गैर मुस्लिमों को भी उसमें सुनिश्चित किया गया है। मुझे लगता है जो कि ये सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है। अब देखिए यहाँ पर वक्फ की जो बात हो रही है, तो वक्फ के अंदर में ये पूरे देश के अंदर में 8.72 लाख ऐसी परिसंपत्तियां हैं जो वक्फ का है, जिसमें अगर उसका आकलन अगर किया जाए तो इसकी संपत्ति की जो वैल्यूएशन है वो 2 लाख करोड़ है। ये जो अगर वैल्यूएशन अगर करना चाहें तो 2 लाख करोड़ है। और जानते हैं इसकी वार्षिक आय कितनी है? 163 करोड़ रुपए। अब यहाँ पर आता है जो कि बार बार हम इस चीज को देख रहे हैं जो कि गैर मुस्लिम इसके सदस्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण आपके देश के अंदर में पड़े हुए हैं जो कि जहां पर हिंदू जो ट्रस्ट है, हिंदू जो मंदिर है, वहां पर भी हमने कहीं ना कहीं देखा है जो कि गैर जो हिंदू है वो भी इसके सदस्य रह चुके हैं। और मैं आगे आने वाले जब डिबेट जब आगे आएगा, और मुझे लगता है जो कि ऐसे अनेक एग्जाम्पल बता सकते हैं मिश्रा जी, एग्जाम्पल बता सकते हैं कहाँ कहाँ पर मुस्लिम सदस्य हैं, कौन कौन से मंदिरों के ट्रस्ट में या फिर जो देखरेख की जाती है पूरा, जैसे काशी विश्वनाथ का पूरा बोर्ड है, इन सब में कहाँ कहाँ मुस्लिम सदस्य हैं? क्या जानकारी दे सकते हैं आप? बिल्कुल जानकारी दूंगा मोनिका जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, तारकेश्वर मंदिर बोर्ड है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर में पड़ता है। और तारकेश्वर मंदिर बोर्ड के अंदर में, और इसके अध्यक्ष जानते हैं कौन थे? फरियाद हकीम साहब थे, टीएमसी के नेता। और ये मुझे लगता है बहुत ही स्पष्ट नाम है, और मैं कहीं पे भी आप जाकर के इसको अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, जो कि फरियाद हकीम साहब तारकेश्वर मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये पहला उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, 2004 से 2009 के बीच में आपको आंध्र प्रदेश के अंदर में YS राजशेखर रेड्डी साहब थे चीफ मिनिस्टर। उनके समय में SH हुसैन, ये नाम है, फिर से सुनिए, SH हुसैन, उन्होंने TTD मतलब तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के मेंबर रह चुके हैं। ये मैं आपको बता देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और मैं अगर कहेंगे तो अनेक ऐसे नाम गिनाऊंगा जहां पर मुझे लगता है जो कि हिंदुस्तानों में आपको गैर हिंदुओं का जगह था, उसके सदस्य रह चुके हैं। तो ये जो हल्ला मचाने वाली बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये जो हल्ला मचा रहे हैं ना, ये कम से कम मुझे लगता है जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है क्योंकि कौन तुष्टीकरण तो फिर यही सवाल पूजा मिश्रा जी से ले लेते हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी कांग्रेस कर रही है, तो इसी सवाल को पूजा मिश्रा से लेंगे। पूजा मिश्रा जी, यहाँ पर आर.के. मिश्रा जी ने बाकायदा गिना दिया कि किस मंदिर में मुस्लिम नेतृत्व रहा है, किस मंदिर के ट्रस्ट में मुस्लिम नेतृत्व रहा है, उन्होंने गिना दिया है। तो जो हिंदू एंट्री पर बवाल मच रहा है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये सवाल क्यों? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति, क्या चुनावों को देखकर की जाने वाली राजनीति? मोनिका जी,
मोनिका जी, इन्होंने साफ साफ झूठ बोला। ये जो कह रहे हैं ना फिरहाद हाकिम तारकेश्वर, वो डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं थे। तारकेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष वो नहीं थे। उस पर भी काफी राजनीति हुई थी और ये बिल्कुल क्लियर किया गया हुआ था। वही तो बात है ना कि आप जो है जो डिफरेंसेस है उसको चतुराई के साथ में छुपा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है बड़ा संवाद लेकर के आना चाहते हैं, सौहार्द लेकर के आना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपके बीच में इंटरव्यू नहीं किया था, आप झूठ बोल रहे थे तब भी नहीं इंटरव्यू किया था। ये जो मैं फैक्ट कह रहा हूँ उस फैक्ट को दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए। जैसे इन्होंने कहा ना, बिल्कुल मैं भी कह रहा हूँ कि आप इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा। ये झूठ बोलने की प्रवृत्ति भाजपाइयों में है ही। भाजपाई चोर है, डकैत है, झूठे हैं। अभी जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर में ट्रस्ट में जो चोरी का मामला चल रहा है, उससे इतनी थूथू बची हुई है इनकी कि इन्होंने फिर अपने मंत्री को लगा दिया हुआ है। अपने मंत्री को लगा दिया कि भाई साहब तुम बात करो किसकी, वक्फ बोर्ड की बात करो। जो वक्फ बोर्ड बिल 2025 में एक्ट बनकर के पास हो गया हुआ था, अभी वर्तमान समय में उसकी बात करने क्यों पड़ी पता है? क्योंकि भगवान श्री राम जी के मंदिर में ऐसे डकैत। एक बार बोले तो दीजिए आर के मिश्रा जी, कौन सच बोल रहे कौन झूठ। अभी 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 पारदर्शी तरीके से बात हो जाएगी, बहस का पूरा मौका मिलेगा, उन्हें जवाब देने दीजिए। झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने लगे हुए हैं कि चेक कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो ट्रस्ट में आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। राम मंदिर के मुझे चाहिए कि जो हमारे सरकार जा रहे हैं, मुझे चाहिए कि गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे झूठा साबित कैसे कर देंगे? आप मुझे झूठा कैसे साबित कर देंगे? 2013 के अंदर में आजम खान को आपने प्रभारी बनाया भी नहीं कहता है, प्रभारी बनाया था, क्यों बनाया था आपने? अगर इतना ही तो बनाया था, क्यों बनाया था? आरएसएस और बीजेपी क्या प्रभारी बनाया था या नहीं बनाया था? अभी दो लोगों को बताइए ना, लिया गया था, उसमें डाल देते ना। प्रभारी बनाए थे आजम खान को या नहीं बनाए थे? क्यों बनाए थे भाई? क्यों बनाए थे? गैर हिंदुओं को क्यों बनाया था? गैर हिंदुओं को क्यों बनाया था आपने? अगर बारी बारी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। अगर बारी बारी बोलेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, पहले पूजा मिश्रा जी को बात रखने दीजिए। आर के मिश्रा जी, फिर आप अपनी बात दोबारा से रख सकते हैं। आप तथ्यात्मक बात रख लीजिएगा। आर के मिश्रा जी, उनको बोलने तो दीजिए पहले ठीक तरीके से। धर्म मानते हैं आप लोग, धर्मी लोग बैठ करके यहाँ पे ज्ञान बरसाएंगे। अनलॉफुल फैसला क्यों कहा जा रहा है सपा की तरफ से, पूजा मिश्रा जी? मोनिका जी, आप भगवान श्री राम जी के मंदिर ट्रस्ट में बर्दाश्त करेंगी कि कोई जो है गैर हिंदू रहे? आप बताइए कि आप, ये हमारे धार्मिक सर्वधर्म सद्भाव नहीं, ये सर्वधर्म सद्भाव वाला देश है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश की नागरिक होने के नाते मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, मोनिका जी, जो हमारे धर्म को नहीं जानते वो वहाँ में क्या करेगा? सबकी अपनी धार्मिक आजादी है। ये भाजपा के राम मंदिर के ट्रस्ट में धर्म को जानना नहीं जानना ये अलग बात है। अब धर्म को जानने वाले भी तो घोटाला करके बैठे हुए हैं ना। उनको धर्म को जानने वालों को रख के भी हमने कौन सा क्या कर लिया, तब भी घोटाला हो गया। तो अगर इस देश के नागरिक हर कोई है और वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है। और अभी जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हो रखे, क्योंकि वो भाजपा के मंत्री है, इसीलिए उनका बयान आया ना। वक्फ बोर्ड जो सुन्नी और सिया दो वक्फ बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, और सुन्नी के शायद जो है ये मंत्री जी जो है वो अध्यक्ष हैं। इनका बयान क्यों आ गया? क्योंकि ये भाजपा के हैं ना। अगर भाजपा के नहीं होते तो अभी ये बयान नहीं आ रहा होता, क्योंकि अभी भाजपा पूरी तरीके से घिरी हुई है। इन्होंने जो डाका डाला है, चोरी डाला, वो उस पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो कह रहे कि नहीं, अब तो जो है वक्फ बोर्ड की बात की जाएगी। कैसे जो है माइंड को डाइवर्ट किया जाए, कैसे एंगल किया जाए। आज जब देश का पूरा हिंदू इनसे नाराज है, खफा है, इनसे सवाल पूछ रहा है, तब ये जो अपने मंत्री को लगा दिया है कि भैया तुम वक्फ बोर्ड लेकर के चले आओ, नहीं तो ये हिंदू हमें खदेड़ करके भगा देंगे। इनकी अलग नौटंकी चल रही है, एक गलती करके दूसरी गलती करके उस गलती पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। मोनिका जी, ये धार्मिक आरके मिश्रा जी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लौटूंगी पूजा मिश्रा जी आपके पास। ठीक है, आप कह रहे हैं, आप इसे सीधे तौर पर धर्म का मामला बता रही हैं कि ये धर्म से जुड़ी बात है और ऐसे में इससे भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। आरके मिश्रा जी, दो हिंदू लोगों की एंट्री की जरूरत आ क्यों पड़ी है? क्यों आप लोग चाहते हैं कि दो हिंदू लोग होने ही चाहिए? हालांकि माना ये केंद्र सरकार का प्रावधान है, जो राज्य इसको अपना रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन ये धर्म का भी मसला है जहां पर धर्म के एंगल से आपत्ति जताई जा रही है। उनकी भावनाओं को क्यों आहत किया जा रहा है? बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूं, अगर गैर मुस्लिम अगर इस संस्था के अंदर में अगर सदस्य होते हैं तो पारदर्शिता ज्यादा आएगी। पहली बात, राम मंदिर में अगर राम मंदिर के ट्रस्ट में अगर गैर मुस्लिम लोग होते तो क्या पारदर्शिता आ पाती? तब क्या ये चढ़ावा चोरी कांड ना होता?
आ रहा हूँ मोनिका जी, मैं आप क्वेश्चन करिएगा, मैं पहले जवाब देने की। पूजा मिश्रा जी ने कहा कि राम मंदिर के अंदर में आप गैर मुस्लिम को एंट्री देंगे या नहीं देंगे, ये इन्होंने प्रश्न किया था। मैंने इनको कहा था जो आजम खान को किस आधार पर आपने 2013 के अंदर में कुंभ का प्रभारी बनाया? मिनिस्टर थे वो मिनिस्टर थे, उनको महाकुंभ पदभार पे रहेगा। आप करके यहाँ पे बैठे हुए ज्ञान परोस रहे हैं, अपना खुद का धर्म सनातन धर्म से आते हैं कि नहीं, धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जब आप सनातन के सर्वे नहीं हुए, आप यहाँ पे बैठ रहे हैं मुस्लिम धर्म को ठेकेदार बनेंगे। आप स्वयं अपने घर में अपने घर के अपने आराध्य के नहीं हुआ, आप इतना बेशरम है, अपने आराध्य का सदा नहीं कह रहे हैं कि दूसरे के आराध्य का सदा होंगे। आप लोगों को तो चुल्लू बत्ता ढूंढ करके डूब मरना चाहिए। इतनी गिरी राजनीति करते हैं, ना राज के रहे, ना दीन के रहे, ना धर्म के रहे आप लोग, और यहाँ पे बैठ करके बस मोड़ की राजनीति की जाएगी। क्यों वो बंदा कैसे करते हैं? ठीक है, इस बहस को यहाँ पर अभी विराम दीजिए, आगे नाज़िम खान जी से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है, गर्मा गर्म बहस हो रही है। पूजा मिश्रा जी, गर्मा गर्म बहस हो रही है, लेकिन अब नाज़िम खान से भी पूछ लेते हैं क्या आपत्ति है, क्यों आपत्ति है। ठीक है, कौन तुष्टीकरण कर रहा है, कौन सच्चा हितैषी बन रहा है, कौन सामाजिक सुधार की बात कर रहा है, ये जनता खुद तय करेगी। हम आएंगे आप दोनों के पास, लेकिन पहले हाजी नाज़िम खान का भी रुख कर ले। ठीक है, आएंगे दोनों के पास, नाज़िम जी का भी रुख कर ले। प्रवक्ता है पीस पार्टी के, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। नाज़िम खान जी, आपत्ति किस बात से है? अगर हिंदू लोगों की एंट्री हो रही है, इस बात से आपत्ति है? महिलाओं को स्थान मिलेगा, इस बात से आपत्ति है? ये बदलाव पुनर्गठन की बात की जा रही है, ओवरऑल इस बात से आपत्ति है? हल्ला बवाल क्यों? हाँ मोनिका जी, मेरी आवाज अब तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप ऑडिबल है, आप बोल सकते हैं। ओवर टू यू। हाँ मोनिका जी देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ पर एक धारणा पेश करी गई है, तो देखिए वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था नहीं है, क्योंकि अभी एक मैं नेशनल टेलीविजन पे था, वहां के भाजपा के प्रवक्ता का ऑफिशियल बयान था मेरे साथ डिबेट पर। उन्होंने कहा कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक प्रशासनिक संस्था है। तो इसका मतलब यह है कि प्रशासनिक है तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन चलता है इसके अंदर। और रही बात ये, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को लूटने के लिए ये वक्फ बोर्ड का एक गठन किया गया है। मुसलमानों के पास जमीनें थी, उनकी जमीनों को लेने के लिए कहा कि भी आप अल्लाह के नाम पर यहाँ दान कर दीजिए ताकि ये जमीन जो वक्फ हो जाए। तो आज की डिबेट का यही निष्कर्ष निकला उनके साथ मुझे डिबेट करने पे। तो हाँ, तो देखिए जब मुस्लिम समाज ने अपनी जमीनें दान कर दी अल्लाह के नाम पर, तो वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीनें होगी, जिसका तो सभी ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। लेकिन किसी ने भी इस बात पे जिक्र नहीं करा कि आश्रम के पास कितनी जमीन है, मठ के पास कितनी जमीन है। उनका भी तो एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि देश के अंदर मुस्लिम समाज ने तो अपने जो उनके पास मिल्कियत थी उसको वक्फ यानी अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। तो जो आश्रम के पास जमीन है, मठ के पास जमीन है, उसका भी पता होना चाहिए पूरे देश के अंदर कि भी इनके लेकिन पास ठीक है, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया नाज़िम खान जी, हाजी नाज़िम खान जी, ठीक है, अल्लाह के नाम पर आपने वक्फ कर दिया, लेकिन पारदर्शिता, रजिस्ट्रेशन, गिनती, जानकारी, ये भी तो जरूरी है ना। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना, किसी पर भी किसी एक व्यक्ति पर उंगली नहीं उठा रहे हैं हम, लेकिन बीते समय में, बीते सालों में कई मामले सामने आए हैं दुरुपयोग होने के। तो क्या उन बातों को आप इनकार करेंगे? तो आपको नहीं लगता कि वक्त के अनुसार पारदर्शिता बहुत ज्यादा जरूरी है? हाँ मोनिका जी, देखिए आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि जो मुस्लिम समाज के गरीब तबके का है उसको उसका हक मिलना चाहिए था। जो बेवा हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, जो यतीम बच्चे उनको जगह मिलनी चाहिए थी उनकी परवरिश करने के लिए। और रही बात है कि जो मुस्लिम समाज ने जिस तरीके से वक्फ की जमीन वक्फ की थी अल्लाह के नाम पर, मस्जिदों के लिए की थी, मदरसों के लिए की थी, कब्रिस्तान के लिए की थी, लेकिन यहाँ वक्फ के पास जो भी आमदनी होती है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा किसके पास जाता है? राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास। आज जो मुस्लिम समाज का वो गरीब तबका वहां तक तो पहुंचता ही नहीं है। इसी बात को तो लेकर हम बार बार आवाज उठाते कि वक्फ बोर्ड के जो पैसा है वो मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका है उसके सहायता के लिए होना चाहिए। तो बड़ा आरोप आप यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपका कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो सारा पैसा है वो राज्य सरकारें डकार जाती है? हाँ मोनिका जी, जाहिर सी बात है कि
वक्फ बोर्ड के पास जो पैसा है उस पैसे को ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि उन्होंने कहा कैसे लगाया, लेकिन वहां पर कुछ मुस्लिम नुमाइंदे बैठे हुए जो सरकार के अधीन में आते हैं, सरकार उसको चयनित करती है, चेयरमैन को सरकारी बनाती है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और रही बात यहाँ पर वक्फ बोर्ड के अंदर जिस तरीके से दो गैर मुस्लिम भाइयों की बात हुई, तो यहाँ देखिए पूजा जी ने एक बात कही थी जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरे ट्रस्ट के अंदर अगर कोई भी गैर हिंदू अगर एंट्री करता है तो उनको आपत्ति है। ये पूजा जी ने कहा, बिल्कुल उनकी बात लाजमी है। अगर किसी भी ट्रस्ट के अंदर अगर कोई भी मुस्लिम अगर जाता है, अगर कहता है कि भी मेरा नाम नोट कीजिए, तो मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट पे और जो हिंदू भाइयों की आस्था कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड जो है ये प्रशासनिक संस्था है, तो यहाँ पर गैर मुस्लिमों का आना, ये कह देना कि भी ये तो प्रशासनिक मामला है। और यहाँ पर ये भी कहा कि महिलाओं की एंट्री हुई है। 2013 का मैं संशोधन को पढ़ रहा था तो उसमें भी महिलाएं हैं। मैं ऐसा नहीं कि अभी 2025 में ही महिलाओं को वक्फ बोर्ड के अंदर लाया गया, महिलाएं पहले भी थी, लेकिन ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि महिलाओं को वो कितने को रखते हैं, 2 को रखते हैं, 4 को रखते हैं, वो महिलाओं की जिम्मेदारी देना उनका काम है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो ये जो ठगा महसूस कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर जितना आपकी बात से समझ पा रहे हैं, आप ठगा महसूस कर रहे हैं। 2 आपत्तियां आपकी, पहला कि वक्फ का जो पैसा है वो मुसलमान समाज को नहीं मिल पाता है, मुस्लिमों तक नहीं पहुंचता है, राज्य सरकारें डकार जाती हैं, जो आपका आरोप है। और दूसरा कि हिंदू लोगों की एंट्री क्यों हो रही है, हिंदू लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये 2 आपत्तियां आपकी, इस पर जवाब लिया जाएगा मिश्रा जी से। मिश्रा जी तैयार रहिएगा, लेकिन पहले राकेश सिंह परमार का मैं रुख यहाँ पर कर लूं। राकेश सिंह जी, आपत्तियां सब अपनी अपनी गिना रहे हैं, सरकार बार बार बदलाव और पारदर्शिता की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से पूजा मिश्रा जी ने भी कहा कि जब हिंदू बोर्डों में मुसलमान नहीं होने चाहिए, इसी तरीके से मुस्लिम बोर्ड में हिंदू नहीं होने चाहिए। दूसरा, राज्य सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं कि मुसलमानों तक वक्फ बोर्ड का पैसा पहुंच ही नहीं पाता, कितनी सच्चाई इन आरोपों में? और वाकई में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो प्रशासनिक तौर पर सुधार के लिए कदम है या फिर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, चुनावों को देखते हुए? पूजा, आपके दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले कि वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक चीज है, इस पर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए, सीधे बंद कर देना चाहिए। अगर यह इस्लामिक होता तो दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क है, वो हर जगह वक्फ बोर्ड होता, लेकिन कहीं नहीं है भारत के हालात। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो अजीत साहब ने कहा ना कि राज्य सरकार डकार जाती है, अब इससे बड़ा सफेद झूठ सदी का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यह सरकार को पैसा नहीं जाता, वक्फ बोर्ड को जाता है। और जो वक्फ बोर्ड में बैठा हुआ नुमाइंदा है उसके निजी संपत्ति के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। और लड़ाई इसी बात की है। सरकार ने अमेंडमेंट इसलिए लाया कि इसमें पारदर्शी लाया जाए। मतलब है कि मेरे पिताजी के पास 500 बीघा जमीन है और मेरा बेटा झुग्गी में रहने को मजबूर है, यह स्थिति वक्फ की है। दुनिया में कितने राज्य, देश की पूरी जमीन जितनी नहीं है ना उतना वक्फ के पास है। और सशक्त कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा दुर्दिन और गुर्बत में मुसलमान ही है। तो जिसके पास इतना ज्यादा जमीन है वो गुर्बत में क्यों है? इन्हीं सब बात के लिए पारदर्शिता की बात की गई थी। और ये जो शोरगुल है वो इसीलिए है कि आप इसको अंदर खाने रहने दीजिए, हम ही लूटेंगे और हमारे पास ही रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन होते मुसलमान ही है। पैसा सरकार के पास नहीं जा रहा है, उस मुसलमान के पास जा रहा है जो सरकार के साथ पहुंच बनाए रखता है। और वो कोई भी होगा, आज भाजपा के सरकार में है तो भाजपा का दानिश है, कल सपा का सरकार होगा तो सपा का दानिश होगा, परसों कांग्रेस का सरकार होगा तो कांग्रेस का दानिश होगा। मतलब पार्टी के ही दानिश लोग वहां जाएंगे और पैसा बनाएंगे अपने अपने परिवारों के लिए। बड़े बड़े मॉल वक्फ बोर्ड के जमीन पर बनी है, बड़े बड़े वक्फ बोर्ड की जमीनें प्राइवेट लोगों को बेची गई है और वो पैसा मुसलमान जो वहां बैठक काबिल है उसके जिम्मे गया हुआ है। और लड़ाई इस बात की है, देखिए, तो गैर मुसलमानों को डालना या 200 लोगों को डालना यह विवाद खड़ा करने के लिए किया गया है ताकि ये विवाद हो। पहले बात एक जान लीजिए कि जब आजम खान साहब ने कुंभ का संचालन किया था तो किसी को एतराज नहीं था। और मैं सबसे पहला आदमी था जिन्होंने कहा कि आजम खान का संचालन बढ़िया था, क्योंकि वो मंत्री थे, मुसलमान नहीं थे। आप अब देखिए, अयोध्या की बात है ना कि राम मंदिर में क्यों नहीं? अरे राम मंदिर में अभी जो अयोध्या का कलेक्टर अगर मुसलमान होगा तो वो सदस्य होगा, क्योंकि उससे का संविधान में है कि जो जिला अधिकारी होगा पदेन सदस्य होगा। आज अगर उत्तर प्रदेश का गृह सचिव कोई मुसलमान बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली राम मंदिर का सदस्य हो जाएगा और उसकी चलेगी, उसकी दखल मानी जाएगी, क्योंकि यह उसके कॉन्स्टिट्यूशन में है। यह कहीं नहीं माना जा सकता कि अगर मुसलमान नहीं है
तो वो मुस्लिम का हित नहीं कर रहा है। अब तक जितना मुसलमानों के हितों की लड़ाई गैर मुसलमानों ने लड़ा है उतना किसी ने नहीं लड़ा है। जितना गैर मुसलमानों ने, आज भी मुसलमान की बात सबसे ज्यादा गैर मुसलमान, ये जो पूजा उंगली उठा रहे ना, इनके मुलायम सिंह ने मुस्लिम बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए हिंदुओं पर गोली चलवा दिया था और उसका मुसलमानों ने विरोध किया था कि नहीं होना चाहिए। आज भी लालू प्रसाद का परिवार सनातनियों को गोली मारने को तैयार है मुसलमानों के हितों में। तो यह कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिम हित की बात सिर्फ मुसलमान करेगा, गैर मुसलमान भी कर सकता है। और अभी की राजनीति में गैर मुसलमानों ने ज्यादा मुसलमानों के हितों की बात किया है। जब सपा पर आरोप है तो आप ही जवाब तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई कमी होगी। ठीक, पूजा मिश्रा जी के 1 मिनट जरा हम पूजा मिश्रा का टेक लेना चाहेंगे, फिर उस बात को आप अपनी बात में इंक्लूड कर सकते हैं। परमार जी 1 मिनट का समय दीजिएगा। पूजा मिश्रा जी, ओवर टू यू। हेंस प्रूव्ड कि जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर ट्रस्ट में जो ये 2 लोगों को हटाया गया था, तो उस पे 2 लोगों को जो है मुस्लिम रह सकते थे, क्योंकि इन्होंने बताया ना अभी कि मुस्लिमों ने ही हिंदू की रक्षा के लिए आवाज उठाई हुई थी, परमार जी की बात मानी जाए तो। और एक बात कही इन्होंने कि डीएम जो है स्वतः उसका हो जाता है, कार्यभार हो जाता है, चाहे वो कोई भी डीएम रहे, किसी भी समाज से रहे। मैं एग्री करती हूँ, और यही सेम बात तो वक्फ बोर्ड पे भी लागू होती है। कोई भी संपत्ति पहले डीएम ही कंफर्म करता है। संबल का हालिया मामला था, संबल में जब जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इसका क्लेम किया गया, तो वहां के डीएम ने कहा ना कि नहीं भाई, आपने जो साक्ष्य दिए है वो साक्ष्य सही नहीं है। जब तक कि जो है आप साबित नहीं कर देते कि आपकी संपत्ति है, तब आप वक्फ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है उसको डिनाई कर दिया। तो डीएम का तो हस्तक्षेप, भाई डीएम अगर किसी जिले का है, कमिश्नर है, अगर कमिश्नरेट है, तो उसके हाथ में तो है ही सारी की सारी चीजें, वो उसको तो उसका इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिक रहेगा। ये कोई जस्टिफिकेशन निकल करके नहीं आता है कि आप जो है इस बोर्ड में इनको इन्वॉल्व करें, उस बोर्ड में उनको इन्वॉल्व करें कि नहीं करें। यहाँ पर मोनिका जी, अगर हम आज वक्फ बोर्ड का डिबेट कर रहे हैं और इनके मंत्री का बयान आ रहा है भाजपा का, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि भगवान श्री राम जी के मंदिर में ये मामला चल रहा है और इनको पता है कि जो है पूरा का पूरा हिंदू नाराज चल रहा है। उन सारे हिंदुओं के माइंड को डाइवर्ट करने का इनका प्रयास चल रहा है। इनको लग रहा है कि ये रफा दफा कर दिया जाएगा। अभी भी आपने देखा होगा मोनिका जी कि इस्तीफे के बाद भी ये बयान आ रहे थे कि नहीं, जो जो है राव जी को बस इसीलिए हटाया गया हुआ कि अभी उनका कोई मामला निकल करके नहीं आया हुआ है, क्योंकि जांच चल रही है, तो उनको थोड़ी देर के लिए हटाया गया हुआ है, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वापस रख लिया जाएगा। और ये बात सही है कि भी जो है राकेश जी कह रहे थे कि पूरे सब खा रहे होते हैं, अपने घर भर रहे, यही तो चल रहा था भगवान श्री राम जी के मंदिर में। पूरे सब लोग खा लिए, ढकार भी नहीं मारा, और अभी भी जांच चल रही है, उसमें भी कहीं कुछ साक्ष्य निकल करके नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि बेचारे जो प्यादे हैं, जो मतलब सैनिक है, अगर हम चेस की बात कर रहे हैं, सैनिक है, वो हाथी भी नहीं है, घोड़े भी नहीं है। और ये जो चंपत राय है, ये लोग हाथी घोड़े हैं। आप हाथी घोड़े तो नहीं पकड़ना चाहते हैं, किंग और क्वीन की तो घोड़ी ही दीजिए, और आप उसी से ध्यान हटाने के लिए अब आपको वक्फ बोर्ड याद आ गई। मिश्रा जी, अचानक से वक्फ बोर्ड की याद इसीलिए आ रही है, अचानक से वक्फ बोर्ड की याद इसीलिए सरकार को आ रही है क्योंकि राम मंदिर से ध्यान हटाना है, इसीलिए सरकार यहाँ पर वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेकर आ गई है। मोनिका जी देखिए, अभी पूजा जी कह रही थी अभी 2 जो सदस्य हटे हैं वहां से, वहां पर मुस्लिम रखा जाना चाहिए था। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, अपने आप ही चित्त भी इनकी, पट भी इनकी। अरे भाई, जब गुंबद के ऊपर में राम भक्त चढ़ गए थे तो बात से भी समझाया जा सकता था। करेंगे ये चीज को। अरे सुनिए भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं ना, आपके अकॉर्डिंग कह रहे हैं, आपके अनुसार के अनुसार तो नहीं, हम नहीं जाएंगे वक्फ बोर्ड में, चाहे कोई हिंदू जाए। मैं नहीं चाहती किसी भी जो है धार्मिक कर्म को भी नहीं चाहेंगे। शंकराचार्य अखाड़े हमारे, हम वहाँ पे आरएसएस, बीजेपी और ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। आप जो है ये आप कह रहे हैं ना कि नहीं, इनको भी घुसा दिया जाना चाहिए, उनको बात से भी समझाया जा सकता था, लेकिन आपने गोली चलाई, आपने गोली चलाई, क्यों चलाई गोली आपने? वो राम भक्त पूछना चाहते हैं, राम भक्त पूछना चाहते हैं, इस चीज का जवाब दीजिए। बाद में कह रहे हैं वक्फ बोर्ड लेकर के चले आए। अरे भाई, अभी आग लगी हुई है, आपने लगा रखी हुई है, वो आग जनता जानना चाहती है। आगे तो आप लोगों ने लगा रखी है, राम जी के मंदिर में, उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आप चिंता करिएगा। आपने वो कानून बनाया है ना 2025 में, आपके ही नेता से बात की, आपने दे दिया हो ना, आपके मंत्री के पास में मंत्री पास दे दिया हुआ है ना, नियमावली आप फॉलो करा रहे हैं। जो यहाँ पे नियमावली की भगवान श्री राम जी के मंदिर में। मिश्रा जी, आपसे 2 सवाल और है यहाँ पर। मिश्रा जी, 2 सवाल और है। पूजा मिश्रा जी, ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। पूजा मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो इनको
चुना हुआ है, ये केंद्र सरकार के लोग हैं जो चोरियां कर रहे हैं और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने कहा ना मोनिका जी कि ये जो चंपत राय जी है, अनिल मिश्रा है, ये हाथी घोड़े हैं चेस के, राजा रानी नहीं है। और इनको पता है कि जिस टाइम जब हाथी घोड़े हम पकड़ लेंगे तो राजा रानी भी सामने खुल करके आ जाएंगे। इसीलिए बार बार चाह रहे हैं कि सारे सैनिकों को चढ़ा दिया जाए बलि, ये घोड़े और हाथी पकड़ में नहीं आने। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। पूजा मिश्रा जी आरोप लगा रहे हैं, पूजा मिश्रा जी जो बातें कह रहे हैं उन्हीं का जवाब लेने जा रहे हैं, उनसे बोलने दीजिए उनको। ठीक है, समय दीजिए उनको भी। चोरी हो गई हुई तब ये चालू हो गए। ठीक है, समय दीजिए उनको भी। आर के मिश्रा जी, सीधे तौर पर ध्यान भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से सुर्खियों में बना हुआ है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा सरकार इस वक्त पर इसीलिए ले आई है कि ध्यान भटक जाए। और दूसरा, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, क्या इसे वोट बैंक की राजनीति माना जाए जो टाइमिंग आपने चुनी है वक्फ बोर्ड में बदलाव की? मोनिका जी, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो ये तो आप कह रहे हैं ना जो कि गलत टाइमिंग चुना है, ये टाइमिंग की बात ही नहीं है। ये तो एक बोर्ड का पुनर्गठन हो रहा है, इसमें आपत्ति कहां आ रही है? किसी को नहीं आना चाहिए। मैंने तो 2-4 उदाहरण दिए हैं ना हमने, या तो ऐसा बिना तथ्य की तो हमने बात नहीं की। हमने यही कहा ना, जैसे इन्होंने कहा जो 2 सदस्य हटे तो वहां पर मुस्लिम भी रखना चाहिए था, ये इन्होंने कहा ना, तो मैंने यही बोला। हमारे अनुसार नहीं रखना चाहिए, हमारे अनुसार तो वहाँ पे विहिप भी नहीं होना चाहिए, आरएसएस भी नहीं होना चाहिए। हमारे अनुसार शंकराचार्य होने चाहिए, वहाँ पे धर्माचार्य होने चाहिए, वो जो अखाड़े लड़ रहे थे वो अखाड़े होने चाहिए, वो डिसाइड कर सके कि कंपनी में कौन कौन रहेगा। प्रशासनिक अधिकारी रहे, चलो समझ में आता है। ये आप कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं ना कि आपकी वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान जाए और जो है हिंदू के मदरसों में जो है गैर हिंदू आए, आप कह रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं तो आप कर लीजिए। आप चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में भी वीप और आरएसएस के लोगों को बढ़ा जाए, ताकि जिस तरीके से भगवान श्री राम जी के यहाँ पे आप लोगों ने चोरियां करवाई हुई है, उसी तरीके से वहाँ पे भी चोरियां करवाए। मतलब आप लोगों ने तय कर रखा है कि अगर गैर मुस्लिम सदस्य सिर्फ प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं तो फिर किस बात की आपत्ति? पूजा जी, एक बात बताइए, अगर गैर मुस्लिम व्यक्ति सिर्फ प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं तो किस बात की आपत्ति? मोनिका जी, अब हम कह रहे हैं कि हमारा साफ साफ मानना है कि जिसको जिस चीज का ज्ञान नहीं है, हम मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भगवान श्री राम जी के मंदिर का ट्रस्ट बना हुआ है उसमें अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी, प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, जमीनों का हिसाब होगा। जब इन चीजों का ध्यान रखना है तो इसमें धर्म की बात कहाँ से आई? मोनिका जी, तो जब अल्पसंख्यक के आप मंत्री बनाते हैं, आप मुस्लिम ही क्यों बनाते हैं? आप जो अल्पसंख्यक का मंत्री रहता है उसी को आप वक्फ बोर्ड का बनाते हैं, चेयरपर्सन बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, तो आप बना लीजिए, किसी सिख को बना दीजिए, किसी क्रिश्चियन को बना दीजिए ना, आप बना दीजिए मंत्री। किसने रोक रखा? नाज़िम खान जी, सिर्फ प्रशासनिक भूमिका निभाने पे क्यों आपत्ति? दानिश जी क्या है? दानिश जी अल्पसंख्यक मंत्री तो है, बदल दे, बना दे जो है अल्पसंख्यक मंत्री किसी उठा करके सिख को, ऑटोमेटिक चेंज दिखने लग जाएगा ना, कर देना। ये नहीं करना है इनको करना क्या है कि हर जगह पे आरएसएस और विहिप घुसाना है इनको। आरएसएस लोगों को घुसा दो, चोरी की जाए, जो अपने घर में घर को नहीं छोड़े। ठीक है। नाज़िम खान जी से ही, नाज़िम खान जी व्यक्ति है तो कोई दिक्कत है आपको? नाज़िम खान जी, अरे आप रामद्रोही हैं, प्रशासनिक भूमिका निभाएंगे तो फिर क्यों आपत्ति? प्रशासनिक भूमिका निभाने पे क्यों परहेज हो रहा है? आप लोग यहाँ पर तो देखिए जगह राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, राजनीतिक तीर छोड़े जा रहे हैं। मोनिका जी, देखिए अभी यहाँ पर आपकी डिबेट में एक हिस्सा बार बार उठ के आ रही थी, एक बात यहाँ पर कहा जा रहा था कि ट्रस्ट के अंदर मुस्लिम समुदाय की एंट्री करा दीजिए। देखिए मैं इस बात के खिलाफ हूँ, मुस्लिम समुदाय को आप ट्रस्ट में मत लीजिए, लेकिन जो मेरे अपने दलित समाज के व्यक्ति है उसको आप ले लीजिए, जो सिख समुदाय से उसको ले लीजिए, जो बौद्ध समुदाय से उसको ले लीजिए, मुस्लिम समुदाय को मत लीजिए ट्रस्ट के अंदर। रही बात ये यहाँ पर जो एक मामला है, बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं राम मंदिर में जो चोरी वाला जो मामला सबके सामने है उसको डाइवर्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड वाला लेकर है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक एंगल मुस्लिम होना चाहिए, और जब तक मुस्लिम एंगल नहीं होगा तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। इस मुद्दे को इसलिए लेकर आए थे अभी 2-3 दिन पहले। लेकिन ये तो सिलसिलेवार तरीके से मध्य प्रदेश में भी हुआ ना, मध्य प्रदेश में भी नाज़िम खान जी हुआ। मध्य प्रदेश के बाद अब यूपी, मध्य प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश के बाद यूपी की बारी है, यूपी के बाद यकीनन कोई और राज्य होगा। जिस भी तरीके से प्रावधानों को अमल में लाया जाएगा सिलसिलेवार तरीके से,
और जब ये बात कही जा रही है कि प्रशासनिक भूमिका होगी, सुधार के लिए होगा, पारदर्शिता के लिए होगा, तो अगर सिर्फ कानूनी रूप तक गैर मुस्लिम लोग सीमित रहते हैं तब क्यों आपत्ति जताई जा रही है? वो आपके धर्म में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आपकी नमाज में, मस्जिद में, इन सब में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो फिर क्यों आपत्ति अगर कोई सिर्फ कानून के दायरे तक सीमित रहता है? हाँ मोनिका जी, देखिए अभी आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति कानून के दायरे में, और देखिए कानून का तो हम सम्मान करते हैं, संविधान को हम लोग मानते हैं, और रही बात अभी ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है, और रही बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के अधीन वक्फ बोर्ड का अभी मामला चल रहा है तो उस पर ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए, लेकिन एक बात और मैं कहूंगा, आपको पता होगा कि यूसीसी पहले उत्तराखंड में लेकर आए, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरीके से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन फिर वही मध्य प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड की एंट्री करा दी गई। अब उत्तर प्रदेश का भी मामला आ रहा, तो आखिर ये एक माइंड डाइवर्ट करने वाली एक प्रक्रिया है, किसी ना किसी तरीके से भारतीय लोगों को उनके प्रॉब्लम है उसमें इल्जा कर रखने चाहिए, उनकी समस्याओं को हल करने वाली बात नहीं है। यहाँ वक्फ बोर्ड में अगर कहते हैं कि 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री हो गई तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? वो बोर्ड के मेंबर बना दिए गए, ठीक है, बना दीजिए, इससे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी। तो जाहिर सी बात है कि हर ट्रस्ट के अंदर, हर बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अन्य समुदाय के व्यक्ति होने चाहिए, ताकि उस ट्रस्ट पे भी जो लोगों का विश्वास है, आस्था है, वो बनी रहे, बोर्ड पे भी इसी तरीके से बनी रहे। लेकिन यहाँ मसला है दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से अभी पूजा जी कह रही थी कि राम मंदिर के अंदर जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ रहा था, चोरी हुई, चोरी होने के बाद पूरे देश ने देखा और हिंदू भाइयों की आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ हुई, उसको सामने आने के बाद इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वक्फ बोर्ड वाली बात लेकर आए। उससे पहले लेकर आए थे, आपको याद हो, सालार गाजी वाला भी लेकर आए थे, दरगाह वाला भी, बहुत सी जगह ऐसी बातें उठाई गई कि भी दरगाहों में भी यहाँ चंदा चोरी हो रहा है, लेकिन यहाँ दरगाह या उसका मैटर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, जिन्होंने अपने प्रेम भाव से राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ाया गया, उनका भी तो राइट बनता है कि जो उनकी अपनी आस्था है उस आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए। लेकिन अब लेके आ गए वक्फ बोर्ड का मामला, मध्य प्रदेश में कह दिया कि यहाँ 2 गैर मुस्लिम है और यहाँ महिलाओं की भी एंट्री है, और जबकि महिलाओं की तो एंट्री पहले से ही है, लेकिन हाँ 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री करना, ये एक संशोधन हुआ है बिल के अंदर, जो संशोधन हुआ है उसको ये सामने लेकर आए। लेकिन हम तो वही बात कहते हैं कि जब वक्फ बोर्ड प्रशासनिक है, सारी कमान शासन पे है, यानी राज्य सरकार पे है, केंद्र सरकार पे, तो इसमें जो दखल अंदाजी करने वाले जो मुस्लिम नुमाइंदों को बिठा रखे, वो सिर्फ और सिर्फ यही तो कहा जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, सरकार के नुमाइंदगी कर रहे हैं, यही तो सब के आम जनता समझेगी। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड को बिल्कुल फ्रीडम कर दिया जाए, उसका पूरा नेतृत्व सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज से ही लोग करें, उसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करें और उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन उसमें 2 नुमाइंदे बिठाकर यहाँ वक्फ बोर्ड पे ये बता देना कि हाँ जी हम ट्रांसपेरेंसी करें, तो देखिए भविष्य के अंदर ये भी आएगा कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में कैसे बेचेंगे, ये सब चीजें मोनिका जी आने वाले वक्त में। ठीक है राकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा 1 मिनट का वक्त और दीजिए। मिश्रा जी, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है तो वो हर जगह होना चाहिए, नाजिम खान जी का सवाल का आप जवाब दीजिए, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मोनिका जी, बड़े ही अदब के साथ नाजिम खान साहब को मैं कहना चाहूंगा, देखिए इनको सीएए नहीं चाहिए, इनको एनआरसी नहीं चाहिए, इनको यूसीसी नहीं चाहिए, इनको 370 नहीं चाहिए, इनको ट्रिपल तलाक नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए। ये अभी राम मंदिर के चोरी के ऊपर में बोल रहे थे ना, हम लोग तो कह रहे हैं उसके ऊपर में कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है, एसआईटी भी काम कर रही है, गिरफ्तार भी हुए हैं, और आगे मुझे लगता है कि इसका जांच का और दायरा बढ़ेगा। लेकिन बहराइच के अंदर में, दरगाह के अंदर में ये एक लाइन बोल करके निकल गए, अरे भैया 100 करोड़ की हेराफेरी की बात हो रही है, उसके ऊपर में भी बोलो ना कुछ नाजिम साहब, उसके ऊपर में आपकी मुंह सिल जाती है, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन राम मंदिर के मेरे भाई जहाँ पे भी चोरी हो रही हो, सारी भाजपा सरकार है, सारे लोगों को जेल भेजा जाए, चाहे मंदिर में हो, चाहे दरगाह में हो, चाहे चर्च में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, आप बोल सकेंगे, वो नहीं बोल सकेंगे। ये चोर मौसेरे भाई है, चाहे दरगाह में चोरी कर रहे, चाहे मंदिर में चोरी कर रहे, चाहे जो दरगाह में चोरी कर रहे, वो चंपत राय के मित्र होंगे, जो अनिल विजय के मित्र होंगे, भाजपा के मित्र होंगे, जितने भी चोर है, चाहे वो दरगाह के चोर हो, चाहे वो मंदिर के चोर हो, चाहे वो चर्च के चोर हो, चाहे गुरुद्वारे के चोर हो, सारे चोरों को जेल भेजने की जिम्मेदारी भाजपा की बनती है।
आगे सरकार की बनती है, लेकिन परेशानी ये है कि सारे भाजपाई ठहरे चोर, अब चोर चोर लौटेरे भाई, यहाँ पर भी राजनीति ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चोरी हो रही है, भगवान श्री राम की वजह से वहाँ पे चोरी हो रही है। भाई आप एक शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है, राकेश सिंह परमार जी का रुख करेंगे। ठीक है, बहस लंबी हो रही है। ठीक है, एक मिनट फटाफट से जी। राकेश सिंह परमार जी, जिस तरीके से बहस छिड़ चुकी है वक्फ बोर्ड को लेकर, इसमें इतिहास के सारे पन्ने खोले जा रहे हैं। सब एक दूसरे को ये साबित करने में तुले हुए हैं कौन मुसलमानों का हितैषी है, कौन यहाँ पर बिल्कुल प्रशासनिक स्तर पर ईमानदार है, कौन सच में बदलाव संविधान का हितैषी है। एक अलग बहस यहाँ छिड़ती हुई दिख रही है। लेकिन जब ये जो पूरा बवाल और बहस की स्थिति आ खड़ी हुई है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कैसे तय होगा? सबसे पहले तो भारत में मुसलमानों का ऐसे मुसलमान खुद ही नहीं है तो कोई और कैसे होगा, पहली बात। क्योंकि जकात पर चोरी का एक मुसलमान करते करते मर गए। जेएनयू में प्रोफेसर थे, हमारे यहाँ थे आजमगढ़ के, बहुत विद्वान आदमी थे, उनका बड़ा नाम था, प्रधानमंत्री सीधा अपॉइंटमेंट देते थे। वो कहाँ तक नहीं गए कि जो जकात आती है ना उसका सीधा लूट हो रहा है, और ये लूटने वाला मुसलमान है। क्योंकि जकात मजार पर वो कितनी बार लड़ाई लड़े हैं, खुद मुसलमान है, किसी हिंदू ने नहीं लड़ा। बोला पक्का तो कुरान में नहीं लिखा, गैर इस्लामिक है, लेकिन देखिए कई जगह पक्का मस्जिदें बनी हुई है, नमाज कब्र बने हुए हैं, उसका वो लड़े। तो मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है, दुनिया क्या करेगा। जहां तक सच और झूठ की बात है, देखिए पूजा समाजवादी पार्टी का तो पार्टी कहेंगे लड़ेंगे। जिस वक्त बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट आएगा उस वक्त राम मंदिर चढ़ावे चोरी की चर्चा नहीं थी। हो सकता है चोरी तब हो रहा हो, क्योंकि इसकी मैं गारंटी नहीं, चढ़ावे की चोरी आ गई है तब सब लोग राम मंदिर पर आ गए ताकि वो ढक जाए। एक बात जान लीजिए कि इस देश में मुसलमान को अल्पसंख्यक कह करके वोट बैंक के लिए कहा जाता है, और मुसलमानों के हितों की बात नहीं होती, मुसलमानों के सारे की बात होती है। और अगर अल्पसंख्यक की बात होती तो पारसी अल्पसंख्यक था, जैन अल्पसंख्यक, सिख अल्पसंख्यक था, लेकिन कहीं कोई अल्पसंख्यक का नाम नहीं है, मुसलमान ही अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि इसको बेवकूफ बना करके वोट आसानी से लिया जा सकता है, इसको धर्म के नाम पर पगलाया जा सकता है, क्योंकि इसे बचपन से पढ़ाई में ही हिला हिला के धर्म डाला गया है, कट्टरता भरी गई है, और वो बहुत आसानी से आपके जाल में फंस जाता है। इसीलिए भारत के राजनीतिक दल के लोग मुसलमान करते हैं, चाहे वो एंटी मुसलमान की राजनीति करे या सपोर्टिंग मुसलमान की राजनीति करे, करना उनको मुसलमान की राजनीति है। दिल से कोई नहीं चाहता कि मुसलमान का भला हो। अगर मुसलमान का भला हो जाएगा तो आपके राजनीति का शिकार मुसलमान नहीं होगा। सचर कमेटी और क्या इसी तरीके से देश का मुसलमान, देश का अल्पसंख्यक राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति के तौर पर शिकार होता रहेगा? क्या इसी तरीके से वो बकरी बनता रहेगा? मोनिका, मैं बड़ा अदब से कह रहा हूँ, जो भी राजनीतिक दल के लोग मुसलमान की बात कर रहे हैं, अपने पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का घोषित कर दे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, चुनाव लड़वा दीजिए। नहीं, मुसलमान नहीं, मेरा बाप होगा, मेरा बेटा होगा, उसके बाद मेरी पत्नी होगी, मेरे पत्नी का जो बच्चा होगा, पत्नी का देवर होगा, देवर का भाई होगा, भाई होगा। मलाई के टाइम कोई मुसलमान आम होते यानी हाथ काट देंगे, मलाई चाटू ठीक है, तेरा नाम से हम राजनीति करेंगे। मलाई चाटना होगा तो मैं और मेरा परिवार रहेगा, मुसलमान सिर्फ राजनीति के लिए होगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सच्चा मुसलमान ही ऐसी है तो आज घोषणा कर दे कि मैं घोषणा करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो फलाने खान मुसलमान मुख्यमंत्री बनेगा। आजम खान जेल में सड़ रहे, एक बार को मिलने नहीं गया, आप अपनी खोल बचाने के चक्कर में और मुसलमान हितैषी बने हुए हैं। यहाँ कोई मुसलमान हितैषी नहीं है, उस मुसलमान को वोट बैंक माना गया है और इसका जिम्मेदार भी मुसलमान ही है। क्योंकि मुसलमान अब तक नहीं समझा भाई, वक्फ बोर्ड के पहले हज कमेटी किसने बनाया, किसने जारी किया, किसने मुसलमान की बात की, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन किसको करवाया। अगर ये मुसलमान नहीं समझ पा रहा है तो मुसलमान अपना भला खुद ही नहीं चाहता। आप आरटीआई लगा लिए मोनिका 10 रुपया का, और कल अपने टीवी पर डिबेट लगा दीजिएगा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में सबसे ज्यादा मकान किसको मिला है, सबसे ज्यादा फ्री राशन किसको मिला हुआ है, और सबसे ज्यादा मुस्लिम हितों के लिए राष्ट्रीय योजनाएं किसने चलाया है, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन इसका जिम्मेवार राजनीति कम है, मुसलमान ज्यादा है, क्योंकि वो बातें समझ नहीं पाता। या फिर इसी पर नाजिम जी का टेक ले लेते हैं। आप ही की बात पर नाजिम जी कुछ कहना चाहते हैं, और पूजा मिश्रा जी भी कुछ कहना चाहती हैं। ओवर टू यू, बारी बारी आप अपनी बात रख सकते हैं। नाजिम जी, ओवर टू यू।
क्या आपको किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा है जो वाकई में आपके लिए काम कर रही हो, आपकी सच्ची हितैषी बन रही हो? क्योंकि जिस तरीके से राकेश परमार जी कह रहे हैं, गिना रहे हैं कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है राजनीतिक रोटियों के लिए। हाँ मोनिका जी, देखिए राकेश जी की बातों से मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का इस्तेमाल करा जाता वोट के लिए, बिल्कुल सही बात है ये कही। अभी जैसे यहाँ सामने हमारे पूजा जी बैठी हुई है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, अखिलेश जी ने राम मंदिर पे लेकर लगभग बहुत सारे ट्वीट करे। उन्होंने इतने ट्वीट करे कि काश अगर इतने ट्वीट अगर मुस्लिम समाज पे आई विपदा के ऊपर करे होते तो मुस्लिम समाज जिस तरीके से ये मंच में से 2022 में इनको मुस्लिम समाज का जो नुमाइंदा खड़ा होता था, धक्का मिलता था उसे, फिर भी भर भर के वोट देते। अब रही बात ये कि आपने देखा होगा कि मुस्लिम लिंचिंग होती है तब कोई ट्वीट नहीं आता, मस्जिदें पे बुलडोजर चल जाता है तब कोई ट्वीट नहीं आता, मदरसों पे जांच होती है तब कोई ट्वीट नहीं आता। लेकिन हाँ, मुस्लिम समाज को इन्होंने एक रोबोट की तरह समझ रखा है कि रोबोट है मुस्लिम समाज, बटन दबाएंगे मुस्लिम समाज अपना वोट देता चलाएगा। एक राजनीतिक गुलाम बना के रख दिया इन राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज से ये दरी तो बिछवाएंगे लेकिन हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो या अन्य कोई भी पार्टी हो। मुस्लिम समाज का सभी को हर भर के वोट चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर अभी एक बात आई थी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को मैं उठा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र आया। देखिए मौजूदा सरकार यहाँ पर मौजूद है और नुमाइंदगी भी कर रही है आपके चैनल के माध्यम से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में। जिस तरीके से पूजा जी और राकेश जी ने कहा कि मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है, अगर ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को बहाल कर दे तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति, हर बच्चा देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा और हमारा देश विकास में किस तरीके से चलेगा। पर ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बहाल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बात है कि मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति देश को आगे ले जाने के लिए अपनी मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा और देश तरक्की करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की वोटों का शोषण हर तरीके से किया जाता है, मुस्लिम समाज की वोटों को लूटा जाता है, उन्हें बहका के कि जी हम आपका तो क्या ये वक्फ बोर्ड में बदलाव भी सिर्फ राजनीति के लिए है नाजिम जी? हाँ देखिए, ये जो सिर्फ एक चुनावी माहौल है, अभी 2027 के अंदर चुनाव आने वाला है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, ठीक है आप चुनावी माहौल कह रहे हैं, इसको चुनावों से जोड़ रहे हैं, राजनीति से जोड़ रहे हैं, नैरेटिव कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बदलाव कर कर प्रशासनिक स्तर पर जो मामले बीते कई समय में बार बार सामने आए हैं, 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं जिनके ब्यौरे को लेकर बात कही जाती है कि ब्यौरा नहीं है प्रॉपर, सारी चीजें जो बात निकलकर सामने आती हैं, अलग अलग मामले आते हैं कि अवैध रूप से इस्तेमाल हुआ संपत्ति का, अवैध रूप से जमीन का इस्तेमाल हुआ, तमाम मामले पिछले समय में सामने आ चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर सुधार किया जाएगा तो ऐसे मामलों पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी? हाँ मोनिका जी, देखिए सबसे पहले तो यही है कि अभी आपने कहा कि ऐसे मामलों का पता कैसे चलेगा, इस पे जांच होनी चाहिए और जांच होके पता चलेगा कि देखिए यहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन किसे किसे अलॉट हुई है और किस बंदों ने इसका फायदा उठाया, तो इसको जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो गरीब का हक है वो गरीब को मिलना चाहिए, जो यतीम बच्चे हैं जो इसके हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। जो तो फिर कौन आपके अनुसार क्या ऐसा होना चाहिए? ठीक है आप ये कह रही है तो सबको पता है कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उस लिहाज से ही तो कदम उठाए जा रहे हैं। तो फिर आप बता दीजिए कि क्या ऐसा कर दिया जाए ताकि ऐसे मामलों पर रोक लग जाए, ताकि दुरुपयोग ना हो। हाँ देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो मेरे मुस्लिम समाज के व्यक्ति हैं अब वो जमीन को वक्फ करना बंद कर दें, बिल्कुल वक्फ करना बंद कर दें, क्योंकि ये जो है एक प्रशासनिक संस्था है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है। अगर वो धार्मिक संस्था को समझ के अगर वक्फ करते तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि पहले ऑलरेडी 9 लाख एकड़ के आसपास वक्फ के पास जमीन है। जो जमीन वो दान करना चाहते हैं उस जमीन दान ना करके सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की तालीम पे वो उससे जमीन का पैसा लगाए ताकि वो बच्चा तालीम हासिल करे और देश को अच्छी तरीके से पूरी दुनिया में जगमगाने के लिए देश का नाम रोशन करे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि मुस्लिम को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। बड़ा संदेश आपने यहाँ पर दिया है कि मुसलमान समाज को जागरूक होने की जरूरत है और इस तरह से वक्फ करना नहीं चाहिए। एक फाइनल कमेंट्स फटाफट से शॉर्ट में लेंगे। मिश्रा जी आप अपनी बात रख सकते हैं, बारी बारी ओवर टू यू। देखिए मोनिका जी, जब ये कानून के अंदर में इसके संशोधन की बात हुई तो इसके अंदर में आप और हम सब जानते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है। हाँ। और वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी सुनवाई की।
ये मामला जेपीसी को भी गया हुआ था। जेपीसी के अंदर में कितनी बार उसकी सुनवाई हुई, और जानते हैं देश के अंदर में फीडबैक भी लिए गए। ये नाजिम साहब को भी पता होगा, लेकिन ये चैनल पर बताएंगे नहीं, क्योंकि इनके अंदर में करोड़ों फीडबैक आए और इसके बाद इसके अंदर में संशोधन की बात आई। तो मुझे लगता है जो कि एक पारदर्शी तरीका अपनाने के लिए इस कानून आपके अनुसार ये प्रक्रिया पारदर्शी है और इससे पारदर्शिता आएगी। बहुत कम शब्दों में पूजा मिश्रा जी, आपको लगता है पारदर्शिता आएगी या फिर जो किया जा रहा है गलत है? मोनिका जी, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है भाजपा द्वारा, क्योंकि इतनी तरीके से घिर गए हुए हैं कि इनको बिना मुस्लिम और हिंदू किए बिना तो इनकी राजनीतिक रोटियां हजम नहीं होती है। तो इसीलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो बिल पास होकर के एक्ट बन गया हुआ है उस पर आज डिस्कशन होने की आवश्यकता कहाँ से पड़ गई? क्यों भाजपा को पड़ गई हुई है? बड़ी अदबी के साथ में बेअदबी किए जा रहे हैं। परमार जी भी कहते हैं कि वक्फ बोर्ड लीगल ही नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, जबकि उसका बिल आकर के 2025 में एक्ट बना। कैसे बन गया अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रश्न उठाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है एक्टिव चीजें हैं, इसका मतलब है आप देशद्रोही, आप देश को नहीं मानते। तो बड़े अदब के साथ में आप फटाफट परमार साहब से लेते हुए कार्यक्रम को विराम देंगे। परमार जी, क्या ये लगता है कि अंततः सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से ही मामला तय होगा, फैसला होगा? नहीं, अगर फायदे में होगा तो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा, नहीं फायदे में होगा तो कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई। आज तक ये होता रहा है और मैं गैर कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कहा था कि दुनिया में कहीं वक्फ बोर्ड नाम की चीज नहीं है, जो 57 इस्लामिक मुल्क है, तो फिर हमारे यहाँ क्यों कॉन्स्टिट्यूशनली जमा बनाया गया है? ये वोट बैंक के लिए बनाया गया है, ये संविधान के किसी पन्ने में नहीं है, लेकिन संवैधानिक बनाया गया है ताकि वोट बैंक मजबूत रहे। बहुत सारा ऐसा मामला है जो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है कोर्ट के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से। और वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ट्रस्ट है। जैसे मैं एक एनजीओ खोल लेता हूं, जस्ट लाइक एनजीओ, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो आप कह रहे, चलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस पूरे मामले में मानो जैसे दो धड़े हो चुके हैं, एक पक्ष में है तो एक विपक्ष में यानी कि विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल अब भी तमाम है, लेकिन जवाब कैसे ढूंढे ये अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कौन सही